Hello students, this is DP Singh, Faculty of Geology. In today's class, we will discuss about another master question for the NEET 2020. Okay? तो देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अपन ने मेंशन करे हैं जो कि नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से देखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ मेमोरी डक्ट आर ब्लॉक, अगर मेमोरी डक्ट को ब्लॉक कर दिया जाए इन ब्रेस्ट, देन मिल्क इज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम। फिर से सुनिए, if mammary duct are blocked in breast, then milk is not able to move from, तो मिल्क कहां से कहां की तरफ मूव नहीं करेगा। क्लियर? पहला ऑप्शन है alveoli to the mammary tubules, दूसरा है ampulla to the lactiferous ducts, तीसरा ऑप्शन है mammary tubules to the ampulla, और चौथा ऑप्शन है lactiferous duct to surface of the nipple। अब उसको एक्सप्लेन करने से पहले देखिए, अगर हम मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेमोरी ग्लैंड्स में लगभग 15 से लेके 20 तक क्या होगा, दिस इज द मेमोरी लोब। उसके अंदर क्या होगा, मेमोरी लोब के अंदर होगा मेमोरी अल्वियोलाई, और मेमोरी अल्वियोलाई से जो डक्ट बाहर निकलेंगे दिस इज द मेमोरी ट्यूब्यूल, और मेमोरी ट्यूब्यूल आगे चल के कंबाइन होकर क्या बनेंगे, दिस इज द मेमोरी डक्ट बनेंगे, और मेमोरी डक्ट आगे चल के क्या होगा, वो एम्पुला में कन्वर्ट होगा, और एम्पुला के बाद क्या होगा, लैक्टिफेरस डक्ट आएगा। ओके, तो अगर थोड़ा सा अपन डायग्रामेटिक देखें यहाँ पे, देखिए दिस इज द मेमोरी लोब, एक मैंने लोब बनाया है, इसके अंदर क्या होगा, दिस इज द मेमोरी अल्वियोलाई, देयर इज न्यूमरस अल्वियोलाई, ये मेमोरी अल्वियोलाई है। इससे जो डक्ट निकलेगा, अल्वियोलाई का जो डक्ट है, दिस इज कॉल्ड मेमोरी ट्यूब्यूल। उसको हमको क्या बोलना है, मेमोरी ट्यूब्यूल हो गया है, और सभी ट्यूब्यूल आपस में मिलेंगे, एक कंबाइंड डक्ट बनेगा, दिस इज द मेमोरी डक्ट। ये मेमोरी डक्ट हो गया है। उसके बाद होगा, ये डक्ट थोड़ा सा लिटिल स्वेलिंग होगा, दिस इज द मेमोरी एम्पुला, ये मेमोरी एम्पुला हो गया। उसके बाद दिस इज द लैक्टिफेरस डक्ट, ये लैक्टिफेरस डक्ट हो गया है, और आगे चल के जो डक्ट होगा वो आपके निपल के ओपन होगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसको ब्लॉक कर रहे हैं, मेमोरी डक्ट को ब्लॉक कर रहे हैं। इफ दिस डक्ट इज गेट ब्लॉक, अगर ये वाला डक्ट ब्लॉक हो गया है तो क्या होगा, मिल्क कहां से कहां की तरफ मूव नहीं करेगा, मतलब मेमोरी ट्यूब्यूल से एम्पुला की तरफ। अब इसमें देखिए, मेरा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर से समझ लीजिए, अगर ब्रेस्ट का कौन सा डक्ट ब्लॉक किया गया है, मेमोरी डक्ट, दिस इज द मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट किससे मिलने से बना है, दिस इज द मेमोरी ट्यूब्यूल। अगर इस डक्ट को मैं ब्लॉक कर दूं तो मिल्क यहां से यहां की तरफ नहीं जाएगा, मतलब ट्यूब्यूल टू एम्पुला नहीं जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिगिनिंग ऑफ द गैस्ट्रुलेशन इज मार्क्ड बाय। ओके, गैस्ट्रुलेशन का जो बिगिनिंग है वो किससे मार्क किया जाएगा। पहला ऑप्शन है अपीयरेंस ऑफ द प्रिमिटिव नोड ऑन द एक्टोडर्म, फिर है अपीयरेंस ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक ऑन द एपिब्लास्ट, फिर है अपीयरेंस ऑफ द प्रिमिटिव इन्वेजिनेशन ऑफ हाइपोब्लास्ट, फिर है अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव नोड ऑन द हाइपोब्लास्ट। अब देखिए, इसको समझने से पहले इसमें भी अपन को एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। मार्क बाय, आप ऐसा समझिए, देखिए आप इसको ऐसा समझना है, जब गैस्ट्रुलेशन का स्टेज स्टार्ट होता है, अब गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा, जर्मिनल लेयर की फॉर्म होंगे। तो अगर ये वाला जो लेयर है, दिस इज द एपिब्लास्ट एंड दिस इज द हाइपोब्लास्ट, दिस इज द एपिब्लास्ट एंड दिस इज, नीचे वाला जो है वो हाइपोब्लास्ट है, ऊपर वाला क्या है, एपिब्लास्ट है। उसके बाद इधर जो कैविटी होगा, इधर जो कैविटी होगा, दिस इज द एमनियोटिक कैविटी, और हाइपोब्लास्ट के इधर जो कैविटी होगा, दिस इज द योक सैक कैविटी।
अब यहाँ पे आप देखिए कुछ स्ट्रक्चर राइट होंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बात करूँ, जैसे द एपिब्लास्ट सेल्स, ये एपिब्लास्ट सेल्स हो गए हैं, this is the epiblast and this is the hypoblast, ये hypoblast हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द प्रिमिटिव नोड, ये प्रिमिटिव नोड हो गया है। यहाँ पे प्रिमिटिव फिट होगा, प्रिमिटिव फिट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द प्रिमिटिव स्कीप, प्रिमिटिव स्कीप हो गया है। उसके बाद ये जो है दिस इज द प्रिमिटिव ग्रूव है, ये प्रिमिटिव ग्रूव। बाकी यहाँ पे न्यूरल ट्यूब होगा जिससे नर्वस सिस्टम राइट हो रहा है। तो आपको देखना है ये जो प्रिमिटिव स्टेट है जनरली क्या होगा, वो किससे होगा, अपीयरेंस ऑफ द प्रिमिटिव स्टेट ऑन द एपिब्लास्ट सेल, दिस इज द प्रिमिटिव स्टेट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। उसके नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी पीक लेवल ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड इन मेंस्ट्रुएशंस अकर्स ड्यू टू, ईस्ट्रोजन का सेकेंडरी पीक लेवल कब आता है, ध्यान दीजिए फीमेल के जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो दो जगह पे पीक लेवल को अटेंड करेगा, बाकी कोई भी हार्मोन दो जगह पीक लेवल को अटेंड नहीं करता है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब देखिए अगर थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन की मैं बारे में बात करता हूँ, वो ये पूछना चाहते हैं कौन सा स्टेज में या किसके फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, तो ईस्ट्रोजन होगा दो पीक लेवल को अटेंड करेगा। ओके, तो सेकेंडरी पीक लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इन मेंस्ट्रुएशन अगर ड्यू टू द, पहला होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल, उसके बाद यहाँ पे सी ऑप्शन था फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लूटियम। अब देखिए अगर मैं ग्राफिकल थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करता हूँ, यहाँ पे फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा नॉर्मल 28 डेज का होगा, उसमें दिस इज द फर्स्ट डे एंड दिस इज द लास्ट 28 डे, यहाँ पे मैंने 14 डेज मान लिया है। अब आप देखिए 1 से लेकर जो 5 दिन तक का फेज है, यहाँ पे बाकी और चीजें बता देता हूँ। उसके बाद 6 to 13, उसके बाद यहाँ 15 to 28। अब देखिए फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो यूट्रस में भी चलेगा, ओवरी में भी चलेगा, दोनों जगह साइमल्टेनियसली ही चलता रहेगा, स्टार्ट रहेगा। ओके, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी एज वेल एज हार्मोन ऑफ द ओवरी। ओवरी के भी हार्मोन से रेगुलेट होगा और पिट्यूटरी के हार्मोन से भी रेगुलेट होगा। अब देखिए 1 से लेकर 5 दिन तक का जो फेज है, 1 से लेकर 5 दिन तक का जो फेज है, दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज। इसको मेरे को क्या बोलना है, दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज। और ब्लीडिंग फेज 6 से लेकर 13 दिन तक का फेज है, 6 to 13 डेज फेज, दिस इज द प्रोलिफेरेटिव फेज, ये प्रोलिफेरेटिव फेज है। उसके बाद यहाँ पे 1 दिन का जो फेज होगा दिस इज द ओव्यूलेटरी फेज, ये ओव्यूलेटरी फेज हो गया है। और 15 से लेकर 28 दिन का जो फेज है, दिस इज कॉल्ड
ल्यूटियल फेज, इसको बोलेंगे ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा ओवरी में भी चलेगा और यूट्रस में भी चलेगा। मेंस्ट्रुअल फेज यूट्रस का फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज यूट्रस का फेज है और सिक्रेटरी फेज भी किसका है, यूट्रस का फेज है। क्योंकि जो यूट्रस का जो नेचर होगा वो सिक्रेटरी नेचर हो जाएगा 15 to 28 डेज उस ड्यूरेशन में, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिक्रेटरी फेज। और यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम भी बनेगा, लेकिन कार्पस ल्यूटियम कहाँ पर बनने वाला, ओवरी में बनने वाला है। तो जो ल्यूटियल फेज है वो कहाँ का फेज है, दिस इज द फेज ऑफ द ओवरी। तो ल्यूटियल फेज ओवरी का फेज है, सेक्रेटरी फेज कहाँ का, यूट्रस का फेज है। ओवुलेटरी फेज, ओव्यूलेशन हुआ है मिड पीरियड में, इसको भी अपन क्या ओवरी का फेज मानेंगे। प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है लाइनिंग का रिबिल्ड होना, प्रोलिफरेशन होना, दिस इज द प्रोलिफरेटिव फेज कहाँ पे, यूट्रस का फेज है। मेंस्ट्रुअल फेज भी कहाँ पे है, यूट्रस का फेज है। अब देखिए 1 से लेके 13 दिन का फेज, 1 to 13, 1 से लेके 13 दिन तक का जो फेज होगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। ध्यान दीजिए 1 to 13 क्या है, फॉलिकुलर फेज है। क्योंकि क्या होगा, अब यहाँ पे जो ग्रेफिन फॉलिकल होंगे, जो फॉलिकल्स होंगे वो धीरे धीरे मैच्योर होके क्या है, कन्वर्ट हो जाएंगे मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में। तो जो फॉलिकुलर फेज है ओवरी का फेज है। फिर से सुन लीजिए, फॉलिकुलर फेज ओवरी का फेज है, 1 से लेके 13 दिन तक का टाइम ड्यूरेशन होगा। प्रोलिफरेटिव फेज कहाँ का फेज है, यूट्रस का फेज है, 6 से लेके 13 दिन तक का फेज होगा। मेंस्ट्रुअल फेज यूट्रस का फेज है, 1 से लेके 5 दिन तक का फेज होगा, इसमें ब्लीडिंग चालू होगा। ओवुलेटरी फेज 1 दिन का फेज है, जो कि क्या होगा, ओवरी का फेज माना जाएगा। ल्यूटियल फेज, इसमें कार्पस ल्यूटियम फॉर्म होगा। तो व्हाट इज द कार्पस ल्यूटियम, आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकंड oocyte और ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद जो ग्रेफिन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। और ओवरी में बनेगा तो जो ल्यूटियल फेज है ओवरी का फेज है। और सेक्रेटरी नेचर यूट्रस का चेंज होगा, यूट्रस का जो नेचर होगा वो सेक्रेटरी होगा। तो सेक्रेटरी फेज किसका होगा, यूट्रस का फेज। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं हार्मोन के लेवल की बात करता हूँ, तो किसी भी फीमेल को मेंसेस क्यों आते हैं, किसी भी फीमेल को मेंसेस आने की वजह है उसके ब्लड में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाना। मतलब अगर मैं 1 से लेकर 5 दिन की बात करता हूं तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल को होगा ही नहीं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे लेवल बहुत कम बताना। उसके बाद 6 डे से ईस्ट्रोजन बढ़ना चालू होगा, 6 डे से ईस्ट्रोजन बढ़ना चालू होगा, उसके बाद फिर कम होगा और फिर बढ़ना चालू होगा। दिस इज द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देखिए ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जिसने इस साइकिल में ओ भी लिखते हैं और ई भी लिखते हैं, 2 जगह अपने पीक लेवल को अटेंड किया है। एक तो 21 से 22 दिन के बीच अटेंड किया है, ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और लगभग मिड साइकिल में यहाँ पे अटेंड किया है। तो आप देखिए दूसरी सेकंड, दिस इज द प्राइमरी पीक लेवल, दिस इज द सेकेंडरी पीक लेवल। इसको मैंने क्या बोला है, ये प्राइमरी पीक हो गया है और ये क्या हो गया, दिस इज द सेकेंडरी पीक, ये सेकेंडरी पीक हो गया है। अब आपको सोचिए सेकेंडरी पीक लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन अकर ड्यू टू ओके फॉर्मेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। क्योंकि यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया है और ओव्यूलेशन के बाद जो पार्ट बचा हुआ ग्रेफिन फॉलिकल, दिस इज द कार्पस ल्यूटियम। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये चीजें आपको समझना है, ठीक है। और ईस्ट्रोजन यहाँ पे क्या जनरली ईस्ट्रोजन क्या प्रोलिफरेशन फेज को बोलते हैं ईस्ट्रोजेनिक फेज। क्योंकि ईस्ट्रोजन क्या होगा, यूट्रस के जो लाइनिंग है वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन को भी स्टिमुलेट करेगा, तो वहाँ पे जो लाइनिंग होगा वो रिबिल्ड चालू होगा, रिबिल्ड होना चालू होगा। क्लियर? दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, what is the chorionic frondosome? Okay, what is the chorionic
फ्रोंडोसम इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला ऑप्शन है कोरियोनिक गिली, ओके, प्रेजेंट अराउंड कोरियन, प्रेजेंट अराउंड कोरियन। क्या है? कोरियोनिक गिली है जो कि कोरियन के अराउंड होंगे। दूसरा ऑप्शन है पार्ट ऑफ कोरियन, पार्ट ऑफ कोरियन which help in formation of placenta। क्लियर? दूसरा ऑप्शन हो गया है। उसका अगला ऑप्शन है पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम, पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम, ओके, which fuse with embryo, which fuse with embryo। उसके बाद डी ऑप्शन है आपका पार्ट ऑफ डेसिडुआ, पार्ट ऑफ डेसिडुआ parietalis which have कोरियोनिक गिली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। व्हाट इज द कोरियोनिक फ्रोंडोसम? ओके, देखिए फ्रोंडोसम का एग्जैक्ट मतलब होता है जैसे द बुशी, ओके, झाड़ी में उसको बोल सकते हैं, ये मतलब होता है फ्रोंडोसम का। अब देखिए अगर थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करता हूँ, मान लो मैंने क्या किया, दिस इज द कोरियन, ये कोरियन लेयर बनाया, फीटल मेम्ब्रेन है, फीटल के ऊपर 4 मेम्ब्रेन थे, एम्ब्रियन था, कोरियन था, एलेंट्रॉइड होता है और ये सेक होता है। ये कोरियन हो गया है। अब देखिए कोरियन जो है, उसके बाद ये मैंने एम्ब्रियन बनाया, जो एम्ब्रियन लेयर है जस्ट आउटसाइड ऑफ द एम्ब्रियन, एम्ब्रियन के जो जस्ट बाहर होगा, दिस इज द एम्ब्रियन, वो एम्ब्रियन है। इसके अंदर क्या है? दिस इज द ये एम्ब्रॉयड हो गया है। अब आप देखिए दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड है। अब जो कोरियन होगा, ये जो कोरियन लेयर है, दिस इज द कोरियन, क्योंकि अपन टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस प्रेजेंस ऑफ बैरियर्स, प्लेसेंटा की टाइप जब होती है बैरियर के बेसिस पे, तो मैक्सिमम 6 बैरियर्स हो सकते हैं, 3 फ्रॉम द फीटल साइड एंड 3 फ्रॉम द मैटरनल साइड। प्लेसेंटा के बीच जो बैरियर है, 3 बैरियर मिलके बनता है प्लेसेंटा बैरियर के बेसिस पे। तो 3 कहाँ के? फीटल साइड के बैरियर होंगे और 3 मैटरनल साइड के बैरियर्स होंगे। तो आप देखिए जो बैरियर्स है फीटल साइड, जैसे द कोरियन, अब इसमें जो ब्लड वेसल्स है, इस जो ब्लड वेसल्स है, इस टाइप से ब्लड वेसल्स होंगे, इस टाइप से ब्लड वेसल्स होंगे। दिस इज द बुशी स्ट्रक्चर, दिस इज द बुशी स्ट्रक्चर, ओके। मतलब कोरियन ने क्या किया है, इस टाइप से वो ब्लड वेसल उसके अंदर फैल गए हैं और एक झाड़ीनुमा स्ट्रक्चर बना लिया है। तो अपन कह सकते हैं पार्ट ऑफ कोरियन विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। मतलब ये क्या है, जो फ्रोंडोसम है वो कोरियन का ही पार्ट है, मतलब एक हिसाब से वो ट्रोपोब्लास्ट का ही ड्राइव है। क्योंकि आप देखिए जो ट्रोपोब्लास्ट है वो कोरियन में कन्वर्ट होगा, वो कोरियन आगे चल के प्लेसेंटा में कन्वर्ट होगा, तो बुशी लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और उसके अंदर ब्लड वेसल्स फैल जाएंगे, ओके। तो दिस इज कॉल्ड कोरियोनल फ्रोंडोसम, कोरियोनिक फ्रोंडोसम। मतलब ये
क्या हो गया है, फीटल पार्ट, फिर इधर क्या होगा, मैटरनल पार्ट होगा। तो पार्ट ऑफ डेसिडुआ, अगर यहाँ पे बेसिलस होता तो आंसर सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। पार्ट ऑफ कोरियन विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा, और किस साइड के प्लेसेंटा का पार्ट माना जाएगा, फ्रॉम द फीटल साइड। क्लियर, तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बाइलैमिनर जर्मिनल डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ, बाइलैमिनर जर्मिनल डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ बाइलैमिनर जर्मिनल डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका ओनली एपिब्लास्ट सेल, ओनली एपिब्लास्ट सेल्स। दूसरा ऑप्शन है एपिब्लास्ट एंड मीजोब्लास्ट, एपिब्लास्ट एंड मीजोब्लास्ट। सी ऑप्शन है ओनली हाइपोब्लास्ट, ओनली हाइपोब्लास्ट। और आपका डी ऑप्शन है एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ओके, अब देखिए आप फिर से समझिए, अगेन दिस इज द एपिब्लास्ट, ये एपिब्लास्ट है, और नीचे वाला हाइपोब्लास्ट है। उसके बाद मैंने अभी क्या बताया था, इसके ऊपर जो कैविटी होगा दिस इज द एमनियोटिक कैविटी, और हाइपोब्लास्ट के अंदर जो कैविटी होगा दिस इज द योक सैक कैविटी। तो बीच में ये जो डिस्क है दिस इज द बाइलैमिनर, बाई का मतलब टू लेयर। ओके, तो ये वाला क्या होगा एपिब्लास्ट, और ये वाला नीचे वाला हाइपोब्लास्ट, दिस इज द जर्मिनल डिस्क या बाइलैमिनर डिस्क। तो किससे मिलकर बना है, दिस इज द एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। क्लियर, सो मेरा डी इज द करेक्ट आंसर, डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट थे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी करेक्ट स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए इसमें पहला जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है जोना पैलिसिडा प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एट, जोना पैलिसिडा प्रिवेंट, ओके, इम्प्लांटेशन ओके एट एबनॉर्मल साइट। ओके, क्या जोना पैलिसिडा एबनॉर्मल साइट पे इम्प्लांटेशन को रोकेगा, पहला स्टेटमेंट हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा persist up to gaseous state, persist up to gaseous state। क्या कोरोना रेडिएटर गैसुलर स्टेज तक बना रहता है, परसिस्ट करता है। तीसरा स्टेटमेंट है डेसिडुआ फॉर्म प्लेसेंटा, डेसिडुआ फॉर्म्स प्लेसेंटा, क्या डेसिडुअल प्लेसेंटा को बनाने में काम करता है। और फोर्थ है आपका स्टेटमेंट ट्रोफोब्लास्ट इज पार्ट ऑफ एम्नियन, ट्रोफोब्लास्ट इज पार्ट ऑफ एम्नियन। अब इसमें ऑप्शन देखिए, पहला तो ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3,
और डी ऑप्शन है 4। मतलब कितने स्टेटमेंट इसमें से सही है? जोना पैलिसिडा प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एट एबनॉर्मल साइट। बिल्कुल, जोना पैलिसिडा कुल मिला के जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको नॉन स्टिकी बनाने का काम कर रहा है। अगर जोना पैलिसिडा पहले ही डिजॉल्व हो गया है तो जो स्ट्रक्चर है वहीं पे जाके इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस के अलावा किसी दूसरे पार्ट में, और मेनली पार्ट क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब होगा। एंड दिस इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो व्हाट इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी? इट इज द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट अदर देन द मेन पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के मेन पार्ट के अलावा अगर कहीं पे दूसरी जगह इम्प्लांटेशन हो जाए, दिस इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और उसकी वजह क्या है कि जो जोना पैलिसिडा होगा वो वहां पे डिजनरेट या डिजॉल्व हो गया होगा। तो पहला तो करेक्ट हो गया है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है। कोरोना रेडिएटर परसिस्ट अप टू गैस्ट्रल स्टेज। क्या कोरोना रेडिएटर गैस्ट्रल स्टेज तक परसिस्ट रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया है। डेसिडुलर फॉर्म्स प्लेसेंटा, अभी मैंने बताया डेसिडुलर प्लेसेंटा को बनाएगा। ओके, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया है। ट्रोपोब्लास्ट इज पार्ट ऑफ एम्नियन, जबकि एम्नियन की जगह क्या होना चाहिए था? कोरियन होना चाहिए था। ये बताने मेरा रॉन्ग हो गया है, मतलब मेरे दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं। वो दो भी कौन से करेक्ट हैं? ये वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला, और थर्ड वाला करेक्ट है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following gland is known as the vestibular gland? Which gland is called vestibular gland? किस ग्लैंड को वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलेंगे? ओके, इसमें पहला ऑप्शन है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा ऑप्शन है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स। और तीसरा ऑप्शन है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, और चौथा ऑप्शन है आपका कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। अब ध्यान दीजिए, वेस्टिबुलर ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो कि वेस्टिबुल में प्रेजेंट होंगे। और व्हाट इज द वेस्टिबुल? इट इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि एक टाइप का स्लिट होता है, जिसके अगर फीमेल की मैं बात करता हूं तो फीमेल में दो ओपनिंग होंगे वेस्टिब्यूल में। एक ओपनिंग होगा यूरेथ्रल ओपनिंग, एक ओपनिंग होगा वेजाइनल ओपनिंग। आप देखिए, मान लो दिस इज द वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल एक टाइप का स्लिट है। यहाँ पे जो ओपनिंग होगा दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग, और यहाँ पे जो ओपनिंग होगा दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग। ये वेजाइनल ओपनिंग हो गया है, और ये वाला जो ओपनिंग है दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग। अब देखिए, जो वेजाइनल ओपनिंग है उसकी आइदर साइड क्या होगा? यहाँ पे होंगे ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड, ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिसको बोलते हैं बार्थोलेन्स, जिसको क्या बोलेंगे? बार्थोलेन्स ग्लैंड। और यूरेथ्रल ओपनिंग जो होता है वहां पे ग्लैंड होंगे जिसको बोलते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड और स्कीन ग्लैंड। कौन से? स्कीन ग्लैंड, इंपॉर्टेंट याद रखना है भाई। स्कीन ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या लेस वेस्टिबुलर ग्लैंड या लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, जो कि म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज इक्विवेलेंट टू प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ द मेल। मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के इक्विवेलेंट माने जाते हैं स्कीन ग्लैंड, क्योंकि किसमें होते हैं? फीमेल्स में। इट इज ऑल्सो अ लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। और जो बार्थोलेन्स ग्लैंड है दिस इज द ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड and it is equivalent to Cowper's gland of the male। तो अभी मेरा आंसर क्या हो गया है? दिस इज द पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which statement is correct about the morula?
which statement correct about मोरुला। मोरुला के बारे में क्या करेक्ट है? पहला ऑप्शन है इट इज फॉर्म बाय जाइगोट ड्यूरिंग क्लीवेज। इट इज फॉर्म बाय जाइगोट ड्यूरिंग क्लीवेज within uterine cavity, within uterine cavity। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है it continue to divide, it continue to divide, okay, and transform into gastrula, transform into gastrula before implantation। ओके, सी ऑप्शन है मोरुला इज द एम्ब्रियो, मोरुला is the embryo with 8 to 16 cell stage। वो फाइनली डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। ओके, डी ऑप्शन हो गया। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मोरुला? मोरुला के बारे में क्या करेक्ट है? ध्यान दीजिए, पहले जाइगोट बना, जाइगोट यूनिसेलुलर है, उसके बाद क्या होगा? क्लीवेज होगा, जाइगोट में क्लीवेज होगा तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनना चालू होगा। ओके, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद मोरुला बनेगा एंड मोरुला इट इज द मलबरी लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड। ओके, तो सॉलिड स्ट्रक्चर है। अब इट इज फॉर्म बाय द जाइगोट, ये तो ठीक है, ड्यूरिंग क्लीवेज ये भी ठीक है, लेकिन क्या यूट्राइन कैविटी में बनेगा क्या? अगर मैं थोड़ा सा बात करता हूं यहाँ पे, ये देखिए यूट्राइन कैविटी, मान लो दिस इज द यूट्राइन कैविटी, क्या यहाँ पे बनेगा क्या? ये तो फैलोपियन ट्यूब में बनेगा। तो पहला तो मेरा गलत हो गया है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। यूट्राइन कैविटी की जगह अगर यूट्राइन ट्यूब होता तब दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बट यहाँ पे कैविटी है, ये मेरा रॉन्ग हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या बोलते हैं? इट कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू गैस्ट्रुला। मोरुला के बाद क्या बनेगा? ब्लास्टुला बनेगा, तो ये भी मेरा गलत हो गया है। मोरुला इज द एम्ब्रियो विद द 8 to 16 सेल स्टेज, बिल्कुल 8 से 16 सेल स्टेज जो होता है दिस इज द मोरुला, so दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो दिस इज द करेक्ट। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है भी। मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफिकेशन ऑफ memory gland are modification of, memory gland किसका मॉडिफिकेशन है? पहला जो स्टेटमेंट, पहला जो ऑप्शन है दिस इज द सेबेसियस ग्लैंड। दूसरा ऑप्शन है आपका गोबलेट सेल। सी ऑप्शन है आपका स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। और डी ऑप्शन है दिस इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। अब जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं जनरली मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द मैमल्स। अब क्या ये सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है? बिल्कुल नहीं है, पहला रॉन्ग हो गया है। गोबलेट सेल बिल्कुल नहीं होगा। स्वेट ग्लैंड, एज दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड, बट कौन से स्वेट ग्लैंड? दिस इज द एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
अगर स्वेट ग्लैंड की जगह उन्होंने एक एपोक्राइन भी लिख दिया है, दूसरा वो लिख सकते मीरोक्राइन भी लिख सकते थे। कौन सा स्वेट ग्लैंड? दिस इज द एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड एंड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड आर दोज स्वेट ग्लैंड ओके व्हिच सीक्रेट देयर सीक्रेशन बाय द ब्रोकन डाउन ऑफ द सेल। सेल के टूटने से क्या होगा, उनका सीक्रेशन बाहर आएगा एंड इट रिपेयर आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे देखिए दिस इज द सेक्रेटरी यूनिट ऑफ द एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। यहाँ पे ये क्या होगा, दिस इज द सीक्रेशन और सीक्रेशन क्या होगा, टिप पे आ जाएगा और सीक्रेशन सेल टूट जाएगा, सीक्रेशन बाहर निकल जाएगा एंड आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू ईयर भी हो सकता है, ये सेल अपने आप को रिपेयर कर लेगा। जैसे भाई मेमोरी ग्लैंड से मिल्क कब तक निकलेगा, 1 साल 2 साल। जनरली जो बच्चा होगा ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करेगा, 2 साल। तो तब तक क्या हुआ, सेल टूटा हुआ है और उसका सीक्रेशन बाहर जा रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सेल ने अपना रिपेयरमेंट कर लिया, रिपेयर कर लिया अपने आप को, अब सीक्रेशन बंद हो गया है। दिस टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। क्लियर? तो आपको ये वाला आंसर लगा देना है। स्वेट ग्लैंड में भी कौन सा,